इस पे बात करेंगे आज। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाएं होती क्या है। इस फ्लैगशिप शब्द का मतलब समझाएंगे क्या कोई? भाई फ्लैगशिप योजना होती क्या है, या मैं कहूं, चलो ये तो आपको पता है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। ये तो जनता के, नागरिकों के और उस राज्य में निवास करने वाले लोगों के कल्याण हेतु जो सरकार योजनाएं बनाती है, वो तो जन कल्याणकारी योजनाएं हो गई। ये तो नाम से ही पता चल रहा है हमें। पर जैसे हम बात करें केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना है, जिसके तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जाता है, तो ये भी एक क्या हो गई, जन कल्याणकारी योजना हुई। तो इस प्रकार की योजनाएं जो होती है सरकार की, वो तो जन कल्याणकारी योजनाओं में आएगी। फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है? आप में से कोई बता पाएगा क्या फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है? फ्लैगशिप योजनाओं का मतलब ये होता है जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं होती है, जिनको सरकार सदैव सबसे क्या रखती है, आगे रखती है। या ऐसा कहें कि 5 साल के बाद जिन योजनाओं को दिखाकर पुनः जनता से वोट मांगा जाता है, वो कौन सी योजनाएं होती है? फ्लैगशिप योजनाएं होती है, जो जनता से वोट मांगने के लिए काम में आती है। क्लियर? जैसे फ्लैगशिप योजनाओं को हम कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा संचालित की गई वे महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनके ऊपर सरकार के द्वारा अत्यधिक खर्च किया जाता है और अत्यधिक लोगों तक उसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है, और मुख्य रूप से जिसका नियंत्रण और जिसका संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है, वो योजनाएं कौन सी होती है? फ्लैगशिप योजनाएं होती है। उसके अलावा जो छोटी मोटी सारी योजनाएं चल रही है, वो किस में आती है? जन कल्याणकारी योजनाओं में आती है। क्लियर? जैसे हम देखते हैं इंदिरा गांधी रसोई योजना, जिसका नाम बीजेपी सरकार आते ही अन्नपूर्णा रसोई योजना हो जाता है, वापस कांग्रेस सरकार आते ही इंदिरा गांधी रसोई योजना हो जाता है। तो ये क्या है? ये कौन सी योजना है? जन कल्याणकारी योजना है। आ गई क्या मेरी बात सबको समझ में? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसको लेके? राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर। फ्लैगशिप योजनाओं का मतलब जन सरकार के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जिन्हें मुख्य रूप से आगे रखा जाता है, वो कौन सी योजनाएं होगी? फ्लैगशिप योजनाएं। क्लियर? जिसके बेस पे 5 साल बाद सरकार वापस वोट मांगती है कि हमने ये योजना चलाई थी, देखो। उसका एडवर्टाइजमेंट भी उस लेवल पे किया जाता है। उसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाएं जो राज्य में निवास करने वाले नागरिकों और व्यक्तियों के कल्याण हेतु सरकार के द्वारा बनाई जाती है, वो योजना कौन सी कहलाती है? जन कल्याणकारी योजनाएं कहलाती है। अब इसमें योजनाएं तो बहुत सारी है, अगर पढ़ने जाएंगे तो लगभग 50-60 योजनाएं हैं। पर सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी हम चल रहे हैं 2026 में। कहाँ चल रहे हैं? हम मुख्य रूप से अभी बात करेंगे 2024 और 2025 में जो योजनाएं बनी है। सबसे पहले तो इनके ऊपर हम मुख्य रूप से बात करेंगे। इनके ऊपर जब हमारी बात पूरी हो जाएगी, फिर हम कुछ पुरानी योजनाओं के ऊपर बात करेंगे, जिनसे वर्तमान में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अभी लास्ट एक पेपर हुआ था, शायद आरएस का पेपर ही था, या एक पेपर हुआ था, उसमें एक योजना पूछी गई थी, पालनहार योजना का प्रश्न पूछा गया था, जो मैंने इस क्लास में पहले बताया भी था शायद। उस पालनहार योजना, अब वो पालनहार योजना पुरानी है, 2007 की योजना है, तो प्रश्न अभी भी पूछा जाता है। तो ऐसी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो पूर्व में ही से संचालित हो रही है और वर्तमान में भी उनको मॉडिफाई करके, उनको और विस्तारित करके प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम 2024 और 25 में जितनी भी योजनाएं बनी है, सबसे पहले किस पे बात करेंगे? इनके ऊपर बात करेंगे। क्लियर? तो एक एक योजना लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। देखिए, आप जो भी योजना पढ़ेंगे, उसमें आपको 3 से 4 बातें मुख्य रूप से ध्यान रखनी है, जहां से प्रश्न बनता है। आजकल योजनाओं से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि ये योजना कब लागू की गई थी या इस योजना का विभाग कौन था। आजकल एग्जामिनर क्या करता है? योजना का नाम देता है और साथ में उससे मिलते जुलते 4 स्टेटमेंट देता है और पूछता है कि इस स्टेटमेंट में से कौन सा गलत है और कौन सा सही है। क्लियर आ गई क्या मेरी बात समझ में? इजी प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर आपने रिसेंटली कुछ पेपर्स अटेंड किए होंगे, तो आपने इस चीज को नोटिस जरूर किया होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाएगा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना कब लागू की गई। आपको नाम दिया जाएगा, इसके बारे में कुछ कथन दिए जाएंगे, उसमें से आपको गलत या सही का चयन करना होगा।
तो इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी हमें होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो इसको लागू कब किया गया? तो ये जो योजना प्रारंभ हुई, ये योजना प्रारंभ होगी 16 दिसंबर 2024 में। कब होगी? 2024 में ये योजना चालू होगी। बात करें कि ये योजना राजस्थान सरकार के किस विभाग के अंतर्गत चालू की गई, तो विभाग का नाम याद रखेंगे, स्वायत्त शासी या स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। अब ये स्वायत्त शासन विभाग क्या है? कोई बताएगा क्या? स्वायत्त शासन विभाग क्या होता है? हिंदी में जिसको नहीं समझ आया, इंग्लिश में भी मैंने नाम लिखा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं स्वायत्त शासी विभाग को। ये स्वायत्त शासी विभाग क्या होता है या स्वायत्त शासन विभाग क्या होता है? हाँ, थोड़ा सा नगर निकाय की तरफ आइए, आप ग्राम पंचायत की तरफ चले। आपने बात बिल्कुल सही कही है, मतलब आपने सही निकाला है, पर स्वशासन के जो दो भाग होते हैं, एक होता है ग्राम पंचायत, एक होता है नगर निकाय। तो ये ग्राम पंचायत नहीं, नगर निकाय के कार्यों। देखिए, एक नगर में जनसंख्या के आधार पर या तो नगर निगम होती है, या नगर पालिका होती है, या नगर परिषद होती है। क्लियर? उदयपुर में क्या है अभी? नगर निगम है। जैसे वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है, जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उससे ज्यादा उच्च स्तर का निकाय होगा। तो ये जो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं होती है, इनके प्रशासन और इनके कार्यों के विकास को नियंत्रण करने वाला या ध्यान रखने वाला विभाग कौन सा होता है? स्वायत्त शासन विभाग होता है। इसकी परिभाषा बाद में आगे लिखेंगे, अभी इसको उतारना नहीं है, मैं इसको समझाऊंगा, फिर बीच में रह जाएगा तो वापस आपको हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। क्लियर? तो सबसे पहली बात, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। ये मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना 16 दिसंबर 2024 को क्या हुई थी? आरंभ हुई थी। स्वायत्त शासन विभाग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना संचालित व नियंत्रित की जाती है। अब बात आती है कि इसमें होता क्या है, ये योजना क्यों बनाई गई? तो ध्यान रखिएगा, योजना देखो, विभाग कौन सा है यहाँ पर, और स्वायत्त शासी विभाग शहरी निकायों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये योजना भी कहां लागू होगी? शहरी क्षेत्र में लागू होगी। कहां लागू होगी? शहरी क्षेत्र में। अब यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, स्वायत्त शासी योजना है तो सॉरी, जो स्वनिधि योजना है, तो इसके लिए स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि यह योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है, तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि शहरी क्षेत्र में होती है, तभी उसको गलत कर पाओगे। तो ऐसे स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको ध्यान रखना है। देखिए, ये जो योजना है, ये जो शहरी क्षेत्र होता है, शहरी क्षेत्रों में जो जरूरतमंद व असहाय परिवारों के जो व्यक्ति होते हैं, जो असंगठित श्रमिक होते हैं, असंगठित श्रमिकों, साथ ही भवन निर्माण के जो श्रमिक होते हैं, मतलब घर बनाने वाले भवन निर्माण श्रमिक, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट श्रमिक, सफाई कर्मी, एक वर्ड लिख रहा हूं, आप मीनिंग आप बताएंगे, गिग वर्कर्स, आदि को। पहले तो ये बताएं, असंगठित श्रमिक क्या होता है? असंगठित श्रमिक का मतलब क्या होता है? देखिए, असंगठित श्रमिक का मतलब होता है ऐसा मजदूर या ऐसा श्रमिक जो किसी ठेकेदार के अंडर में काम नहीं कर रहा है, जैसा हम कह सकते हैं। जैसे हमारे आसपास की लाइफ में हम देखते हैं, एक ठेकेदार होता है, उसके अंडर में बहुत सारे मजदूर होते हैं, और निरंतर रूप से वो ठेकेदार उनको 365 दिन काम दिलाता है। पर कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो सुबह आते हैं, चौराहे पे रुकते हैं, अगर काम मिला तो ठीक, नहीं तो वापस चले जाते हैं। मतलब कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, जो काम मिलेगा वो काम कर लेते हैं। उस प्रकार के मजदूर क्या कहलाते हैं? असंगठित होते हैं, जिन्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि 365 डेज इनको वर्क मिल जाए, काम मिल जाए। वो श्रमिक कौन से हो जाएंगे? असंगठित
श्रमिक हो जाएंगे। गिग वर्कर कौन होते हैं? ये तो बहुत कॉमन और एक आधुनिक, हम कहें मॉडर्न टर्म है, एक आधुनिक शब्द है ये, जो अभी कुछ सालों में ही फैला है या इसका मीनिंग लोग जानने लगे। गिग वर्कर होता क्या है? देखो, गिग वर्कर का नाम मतलब क्या होता है समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। क्या है? एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राम है। क्लियर? राम क्या करता है? सुबह उठता है और सुबह उठते ही सुबह 6 से 12 तक सफाई कर्मी का काम करता है। क्या करता है? सफाई कर्मी का काम करता है। फिर 1 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वो एक दुकान पे एक वर्कर के रूप में काम करता है। 6 बजे घर आने के बाद रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक वो फिर कहीं पे गार्ड का काम करता है, चौकीदारी का काम करता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं जो एक साथ छोटी छोटी कई सारी, या हम कहें कई सारी नौकरियों या कामों में संलग्न होते हैं, जो किसी एक फिक्स काम को डेली नहीं करते हैं, जो छोटे छोटे कई सारे काम या कई सारी नौकरियां डेली करते हैं, ऐसे लोग कौन होते हैं? गिग वर्कर होते हैं। आगे क्या बात समझ में? क्लियर? तो ये जो शहरी क्षेत्र में, यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि शहरी क्षेत्रों में जो जरूरतमंद और असहाय परिवार हैं, उन परिवारों के जो असंगठित श्रमिक हैं, जिनमें भवन निर्माण श्रमिक, ट्रांसपोर्ट श्रमिक, सफाई कर्मी, गिग वर्कर, ये भी सम्मिलित हो सारे, इन सभी को बैंकों के द्वारा बिना किसी गारंटी मतलब कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, बिना किसी गारंटी व प्रक्रिया शुल्क, प्रोसेसिंग फीस लगती है लोन लेने जाते हैं, तो बैंक से लोन लेने जाते हैं, प्रोसेसिंग फीस लगती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रक्रिया शुल्क कहते हैं। तो बिना किसी गारंटी व प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। मतलब इस प्रकार के शहरी क्षेत्र के जो लोग या वर्कर होंगे, उनको सरकार के द्वारा इस योजना के तहत बैंकों से 80,000 रुपए का क्या प्रदान किया जाएगा? लोन प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई गारंटी या प्रक्रिया शुल्क देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? अब इस 80,000 का भुगतान 3 अलग अलग तरीकों से किया जाता है। डिपेंड करता है कि जो वर्कर है उसकी जरूरत कैसी है। जैसे इसका जो भुगतान है वो इस प्रकार से किया जाता है, 10,000 रुपए में भी किया जा सकता है, 20,000 रुपए में भी किया जा सकता है और 50,000 रुपए में भी किया जा सकता है। क्लियर? और इनका जो पुनर्भुगतान समय होगा, मतलब ये राशि जो पुनः इनको बैंक को लौटानी होगी, उस लौटाने का समय क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे, जो 10,000 रुपए है वो 12 माह के अंतर्गत लौटाने होंगे, 20,000 रुपए 20 माह के अंतर्गत लौटाने होंगे और 50,000 रुपए 36 माह के अंतर्गत इन वर्कर्स को वापस लौटाने होंगे। अब सरकार ने इनको लोन लेने की फैसिलिटी तो दे दी, साथ में सरकार इनको एक फैसिलिटी और देगी। क्या देगी? इस लोन पर या इस ऋण के ऊपर, इस ऋण पर जो ब्याज आएगा ना, जो ब्याज इन लोगों को बैंक को देना पड़ेगा, उस टोटल ब्याज का कितना परसेंट? 7%। जैसे फॉर एग्जांपल 10% ब्याज लग रहा है, तो उसमें से 7% कौन भरेगा? सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा, सरकार द्वारा अनुदान होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? जैसे इन गिग वर्कर्स को 80,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, तो लोन बैंक फ्री में तो देगा नहीं, ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। उस इंटरेस्ट में भी जितना इंटरेस्ट है उसका या उसमें से 7% इंटरेस्ट का भुगतान कौन करेगी? सरकार करेगी। जैसे मैं कोई गिग वर्कर हूं और मैंने इस योजना के तहत किसी बैंक से लोन लिया 80,000 रुपए का, उसके ऊपर मुझे 10% का क्या भरना पड़ रहा है? सालाना ब्याज भरना पड़ रहा है। तो उसमें से सरकार मेरी सहायता कितने परसेंट तक की करेगी? इट मीन्स मुझे कितना परसेंट भरना पड़ेगा? 3%। बात समझ में आ गई क्या सबको? ये योजना समझ में आ गई क्या अच्छे से? मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। क्लियर है क्या? हेडिंग डालेंगे मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। क्लियर? इसमें लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे प्रारंभ 16 दिसंबर 2024। 16 दिसंबर 2024। क्लियर?
फिर लिखेंगे स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा संचालित। क्लियर? स्वायत्त शासन विभाग, ब्रैकेट में जिसको इंग्लिश में लिखने की इच्छा है वो साथ में लिख सकता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। क्लियर? क्लियर है? इस स्वायत्त शासन विभाग की परिभाषा लिखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो नहीं हो, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज भी बढ़नी चाहिए। क्लियर? तो स्वायत्त शासन विभाग की परिभाषा लिखेंगे, इसी के नीचे लाइन खींच के लिख देंगे, लिखेंगे नगर निगम, या पहले लिखेंगे शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर, इसको ऐसे लिखेंगे नगर निगम पालिका या परिषद, क्लियर? परिषद जैसे शहरी निकायों के, जैसे शहरी निकायों के, शहरी निकायों के प्रशासन व विकास, शहरी निकायों के प्रशासन व विकास संबंधित कार्यों को देखने वाला विभाग, संबंधित कार्यों को देखने वाला विभाग। क्लियर? क्लियर हो गया? देखने वाला विभाग। क्लियर? अब अगली लाइन लिखेंगे, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के, इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद व असहाय परिवारों के, जरूरतमंद व असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, फिर लिखेंगे भवन निर्माण श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, ट्रांसपोर्ट श्रमिक, ट्रांसपोर्ट श्रमिक, ट्रांसपोर्ट श्रमिक, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी, इसमें दो नाम और ऐड करेंगे, सफाई कर्मी और घरेलू वर्ग, घरेलू श्रमिक, सफाई कर्मी के बाद घरेलू श्रमिक और एक हस्तशिल्प श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद व असहाय परिवारों के असंगठित श्रमिक, भवन निर्माण श्रमिक, ट्रांसपोर्ट श्रमिक, सफाई कर्मी, घरेलू श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिग वर्कर, गिग वर्कर, गिग वर्कर आदि को बैंकों के द्वारा, आदि को बैंकों के द्वारा बिना किसी गारंटी,
बिना किसी गारंटी व प्रक्रिया शुल्क के व प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपए तक के ऋण का प्रावधान है। 80,000 तक के ऋण का प्रावधान है। क्लियर? ऋण का प्रावधान है। अब देखिए, ये जो 80,000 का ऋण है, ये कितनी स्टेज पे दिया जाता है? 3 स्टेजेस में दिया जाता है, 10,000, 20,000 और 50,000। 10,000 का जो भुगतान होगा, पुनर्भुगतान होगा, वो 12 माह में, 20,000 का 20 माह में और 50,000 का 36 माह में भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें एक बात और लिखेंगे कि इस ऋण को 3 स्तरों में दिया जाता है। पहला लिखेंगे 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000। पुनर्भुगतान जो होगा इनका, वो 12 माह, 20 माह, 36। इसको एज इट इज उतार ले। क्लियर? क्लियर है? अंतिम बात लिखेंगे इस योजना की, लिखेंगे बैंक ऋण पर, बैंक ऋण पर बैंक ऋण पर 7% ब्याज का अनुदान, 7% ब्याज का अनुदान, अनुदान ऋण, बैंक ऋण पर ब्याज 7% ब्याज का अनुदान राज्य सरकार द्वारा देय होगा, राज्य सरकार द्वारा देय होगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात? अब दूसरी योजना के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। देखिए, ये जो योजना आरंभ हुई, ये भी 16 दिसंबर 2024 को आरंभ हुई। क्लियर? इसका जो विभाग होगा, वो विभाग कौन सा होगा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। देखिए, इस योजना में होता क्या है,
इस योजना में ये होता है कि 18 वर्ष तक के जो बालक बालिकाएं हैं, कितने वर्ष तक? 18 वर्ष तक के बालक या बालिका, अगर 18 वर्ष तक के बालक या बालिका को कोई दुर्लभ बीमारी हो जाए, मतलब कोई ऐसी बीमारी हो जाए जो बहुत रेयर किन्हीं लोगों को होती है और जिसका उपचार क्या होता है, बहुत अत्यधिक महंगा होता है। क्लियर? हम सोशल मीडिया चलाते हैं, बहुत बार आपने फेक एड देखे होंगे, मेरी बेटी मेरे बेटे को ये बीमारी है, कृपया डोनेट करें वगैरह, इस टाइप के हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो वो अलग अलग तरीके बताते हैं कि 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा वगैरह, इस टाइप की जो बातें की जाती है हम हमारे डेली लाइफ में अपने आसपास देखते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहता वो गलत है सही है, आई डोंट नो, बट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दुर्लभ बीमारी क्या होती है। ठीक है, तो 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को अगर कोई ऐसी दुर्लभ बीमारी हो जाए तो उसके उपचार हेतु राज्य सरकार के द्वारा दुर्लभ बीमारी के उपचार हेतु राज्य सरकार कितना पैसा देगी? 50 लाख रुपए तक के आर्थिक सहायता का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। साथ ही उस बालक या बालिका के देखभाल हेतु प्रति माह कितने रुपए देगी? 5,000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी सरकार करेगी। ये बात समझ में आ गई क्या? कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का जो आरंभ हुआ था वो 16 दिसंबर 2024 में हुआ था। सामाजिक न्याय और सहकारिता विभाग, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये योजना संचालित की जाती है। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को कोई दुर्लभ बीमारी है तो उसके उपचार हेतु राज्य सरकार 50 लाख रुपए तक के आर्थिक सहयोग का प्रावधान करती है। साथ ही उस बालक और बालिका के देखभाल हेतु 5,000 रुपए प्रति माह देने का भी प्रावधान करती है। क्लियर आ गई बात समझ में? एक तो ये बात इसमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब ये योजना आरंभ हुई थी तो राजस्थान के 2 हॉस्पिटल को ही अधिकृत किया गया था इस योजना के तहत कार्य करने के लिए। वो 2 हॉस्पिटल कौन कौन से थे? एक तो था जेके लोन हॉस्पिटल, ये कहां पर है? जयपुर में। और एक हमारे जोधपुर का जो एम्स है, जोधपुर एम्स को अधिकृत किया गया था प्रथम चरण में। अब वर्तमान में ये सभी जगह संचालित है। क्लियर आ गई क्या ये बात सबको समझ में? तो इसको लिखेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। डेट लिखेंगे, प्रारंभ कब होती है? 16 दिसंबर 2024। 16 दिसंबर 2024। विभाग लिखेंगे सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इंग्लिश में भी जो लिखना चाहता है लिख सकता है, ये चॉइस है आपकी, जबरदस्ती नहीं। ठीक है, यहां तक लिखेंगे, फिर आगे की बात करेंगे। क्लियर? देखो, सरकारें बदलती है और योजनाओं के नाम बदलते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारी योजनाएं जो मेडिकल के लिए चलाई गई थी उसमें चिरंजीवी नाम दिया गया था। क्लियर? अब चिरंजीवी कार्ड बना। अब जैसे जैसे गांव के डॉक्टरों ने चिरंजीवी कार्ड बनवाया और उसका उपयोग करना सीखा, जितने में सरकार पलट गई और अब बन गया वापस आयुष्मान कार्ड। अब वापस उस आयुष्मान कार्ड के चक्कर में जैसे जैसे सरकार बदलेगी नाम भी क्या होंगे? बदलते। तो बड़ी मुश्किल से चिरंजीवी कार्ड का उपयोग करना सीखा था ग्रामीण परिवेश के लोगों ने, और वापस जब उसका उपयोग वो पूरा सीखे तब तक वापस वो कार्ड ही खत्म हो गया, अब दूसरा चल गया आयुष्मान कार्ड। अब उसको सीख रहे हैं। राजस्थान का तो नियम है हर 5 साल में सरकार बदलनी, तो अभी वापस चिरंजीवी आने वाला है बस थोड़े टाइम बाद। क्लियर? तो ये देखेंगे हो गया। इसमें लिखेंगे इस योजना के तहत, इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित, दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को
सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए तक का, सरकार के द्वारा 50 लाख रुपए तक का। अच्छा, एक चीज और, आप इन योजनाओं को सभी स्टूडेंट सुनेंगे, आप रीट, आरएस, पटवार सभी स्टूडेंट सुनेंगे। इन योजनाओं को अगर आप किसी अदर बुक या किसी भी और सोर्स से भी पढ़ते हैं, वो आपका स्वतंत्र अधिकार है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर आपको वहां पर डेट को लेके कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिले तो हमारे कंटेंट को सही मानना है, क्योंकि 4 जगह से चेक करके ये डेट यहाँ पर लिखी गई है। तो ऐसा नहीं सोचे कि सर यहाँ पे 16 दिसंबर लिखवाया आपने, वहां पे कहीं 10 दिसंबर दे रखा है, तो सर वाला सही है। क्लियर? ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्लियर? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही क्या मानोगे, प्रमाणित मानोगे, क्योंकि इन योजनाओं को लेकर कुल 30 से 35 योजनाओं का कंटेंट मैंने आपके लिए पिछले 3 दिनों में अलग अलग सोर्सेस, सुजस की जो करंट जीके की सबसे प्रमाणित बुक मानी जाती है, वहां वगैरह सबसे निकाल के ये कंटेंट आपके लिए बनाया गया है। तो ये प्रमाणित है। आप गूगल पे कहीं सर्च करोगे, हो सकता है किसी का आपको डिफरेंट मिल जाए, तो उस पर यकीन नहीं करना, इस पे यकीन करना। आगे जाके ये कंफ्यूजन की स्थिति, क्योंकि ऐसे जो टॉपिक होते हैं ना, उसमें थोड़ा डेट को लेके कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, क्योंकि कुछ किताबें कुछ और छाप देती है, कुछ किताबें कुछ और छाप देती है, गूगल अलग छाप देता है, तो वो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। क्लियर? कहां तक लिखा है? रुपए तक का उपचार, 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा, उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही, साथ ही उसकी देखभाल हेतु, उसकी का मतलब यहां पर 18 वर्ष से कम के बालक बालिका है, देखभाल हेतु 5,000 रुपए प्रति माह भी देय होगा। 5,000 रुपए प्रति माह भी सरकार द्वारा देय होगा। ₹5,000 रुपए प्रति माह भी देय होगा। क्लियर? और अंतिम बात लिखेंगे, प्रथम चरण में यह योजना प्रथम चरण में जेके लोन अस्पताल, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, प्रथम चरण में यह योजना जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर, जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर तथा जोधपुर एम्स, प्रथम चरण में यह योजना जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर तथा जोधपुर एम्स में संचालित की गई, वर्तमान में संपूर्ण राज्य में संचालित। क्लियर? अब देखिए, अगली योजना पे बात करेंगे। थर्ड नंबर पे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, इसका आरंभ भी, ये तीनों योजनाएं एक साथ ही आरंभ होगी,
16 दिसंबर 2024। संचालन करने वाला जो विभाग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, राजस्थान सरकार का वित्त विभाग। वित्त, देखिए इस योजना में होगा क्या, इस योजना में 18 से 45 वर्ष तक के जो श्रमिक होंगे, जो लोक कलाकार होंगे और जो स्ट्रीट वेंडर्स होंगे। स्ट्रीट वेंडर का मतलब क्या होता है? सही जा रहे हो? ठेले लेके जो गलियों में घूमते हैं ना सामान बेचने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। तो 3 प्रकार के लोग इसमें सम्मिलित होंगे। पहला कौन? श्रमिक वर्ग, स्ट्रीट वेंडर्स और लोक कलाकार। इसमें क्या होंगे? सम्मिलित होंगे। और उनकी उम्र भी क्या होनी चाहिए? 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इन 3 प्रकार के लोगों के लिए ये योजना संचालित होगी। इस योजना में करना क्या होगा? इस योजना में इन 3 प्रकार के लोगों को प्रति माह कितने? 60 से 100 रुपए तक का क्या देना होगा? प्रीमियम देना होगा। क्या देना होगा? प्रीमियम देना होगा। कितना? 60 से 100 रुपए तक का प्रीमियम देना होगा। और जब इनकी उम्र हो जाएगी कितनी? 60 वर्ष, तो 60 वर्ष के बाद गवर्नमेंट इनको प्रति माह क्या देगी? 3000 रुपए की पेंशन देगी। क्या देगी? पेंशन देगी। क्लियर आ गई क्या बात समझ में? जैसे 18 से 45 वर्ष तक के कोई लोग हैं, जिसमें वो श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, या वो क्या है? लोक कलाकार हैं। तो ऐसे लोगों को अगर, अच्छा ये प्रीमियम देना कोई कंपलसरी नहीं है, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वही करेंगे, बाकी कोई कंपलसरी सबके लिए जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से जो 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे, वो अगर 60 और 100 रुपए प्रति माह, 60 से लेकर 100 रुपए तक प्रति माह प्रीमियम देकर इस योजना में भागीदार बनेंगे, तो ऐसे लोगों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सरकार 3000 रुपए प्रति माह क्या देगी? पेंशन देगी। उसके अलावा ये जो प्रीमियम होगा, इस प्रीमियम में 400 रुपए प्रति माह सरकार अपनी तरफ से मिलाएगी। मतलब लोगों को तो कितना देना है? 60 से लेकर 100 रुपए के बीच में जो उनकी श्रद्धा है। 400 रुपए कौन मिलाएगा? साथ में गवर्नमेंट मिलाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? क्लियर है? और सुनो एक चीज और, 2013 में राजस्थान सरकार के द्वारा एक योजना चालू की गई थी, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। कौन सी? वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। वो योजना और ये योजना अलग अलग होगी। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का होने के बाद उस योजना का लाभ भी ले रहा है, तो वो इसका लाभ भी ले सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं, दोनों सम्मिलित नहीं है, अलग अलग है। क्लियर आ गई क्या बात समझ में? मतलब ये उस वृद्धजन सम्मान योजना के अतिरिक्त होगी। क्लियर? जैसे कोई वृद्धजन है, वो उस योजना का लाभ ले रहा है, उसमें 1150 रुपए 55 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात तो महिलाओं को, और 58 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात पुरुषों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो। उन्हें प्रति माह 1150 रुपए का क्या दिया जाता है? पेंशन दी जाती है। किसमें? वृद्धजन पेंशन, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में। तो वो जो योजना है उससे ये योजना अतिरिक्त होगी, मतलब दोनों अलग अलग भी दी जा सकती है। क्लियर आ गई क्या बात समझ में सबको? इस बात को लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा। देखो सरकार की कई सारी योजनाएं हमें पता नहीं होती है, तो 2 दिन रुक जाओ, सबको पता चल जाएगा कौन कौन सी योजनाएं। अभी आगे बड़े धमाके करेंगे। लिखेंगे मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। क्लियर? मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। प्रारंभ लिखेंगे 16 दिसंबर 2024। 16 दिसंबर 2024। विभाग लिखेंगे वित्त विभाग। विभाग लिखेंगे वित्त विभाग। क्लियर? इसमें लिखेंगे यह योजना 18 से 45। देखो इस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा बनते हैं, ठीक है? ये योजनाएं हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो सकता है बोर भी कर रही हो, तो कंटेंट थोड़ा सा इसी टाइप का है ये। पर परीक्षा में सबसे ज्यादा अब जो आरएसएम, एसएसबी और आरपीएससी का पैटर्न हो चुका है क्वेश्चन पूछने का, अभी 6 महीने के अंदर अंदर आपने कोई भी आरपीएससी और आरएसएम, एसएसबी का एग्जाम दिया होगा, तो आप भली भांति परिचित होंगे कि पैटर्न किस प्रकार से बदला है। क्लियर?
तो इस प्रकार के पैटर्न को अगर हमें डील करना है तो हर योजना को हमें डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रश्न अब डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, अब प्रश्न पूछे जाते हैं स्टेटमेंट को लेकर, तो फिर वहां से सत्य असत्य अगर छांटना है तो सत्य सारा पता होगा तभी तो असत्य छांट सकेंगे उसमें से, सीधी सी बात यह है। क्लियर? इसमें लिखेंगे क्या लिखा है, यह योजना 18 से 45 वर्ष, यह योजना 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के, आयु वर्ग के, आयु वर्ग के श्रमिकों, श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स तथा लोक कलाकारों, तथा लोक कलाकारों के लिए लागू की गई, लोक कलाकारों के लिए लागू की गई। क्लियर? अगली लाइन लिखेंगे, उक्त श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा, उक्त श्रेणी का मतलब ये जो तीनों नाम लिखाए हैं मैंने, श्रमिक, लोक कलाकार और स्ट्रीट वेंडर, उक्त श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा, उक्त श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा 60 से 100 रुपए, 60 से 100 रुपए, 60 से 100 रुपए प्रतिमाह प्रीमियम, प्रतिमाह प्रीमियम देने पर, देने पर 60 वर्ष के उपरांत उन्हें, 60 वर्ष के उपरांत उन्हें 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। 3,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी। क्लियर? एक लाइन इसमें और लिखेंगे, यह पेंशन वृद्धजन सम्मान पेंशन के से अतिरिक्त होगी, से अतिरिक्त होगी। अब हमने यहाँ पर इस पेंशन की बात की है तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख लेंगे। 2013 में बनाई गई, यही विभाग बनाएगा कौन, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, विभाग। इसमें जो पात्र होंगे वो कौन होंगे, 48,000 रुपए से कम वार्षिक आय, मतलब साल के 48,000 रुपए से भी कम कमाते होंगे वो लोग इसमें क्या होंगे, पात्र होंगे। ये मैं विश्वकर्मा पेंशन योजना की बात नहीं कर रहा हूं, ये बात किसकी कर रहा हूं, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना जो थी, जो इसके अलग है, उसकी बात कर रहा हूं। दोनों का विभाग क्या है, अलग अलग है। वो विभाग था कौन सा, वित्त विभाग, यहाँ पे कौन सा है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। क्लियर आ गई क्या बात समझ में? और ध्यान रखेंगे, महिला है तो 55 वर्ष के उपरांत, इसमें तो 60 वर्ष के उपरांत 3,000 मिलेंगे जो मैं विश्वकर्मा की बात कर रहा था, और ये वृद्धजन सम्मान योजना, इसमें महिला को 55 वर्ष के उपरांत, और अगर पुरुष है तो 58 वर्ष के उपरांत,
प्रति माह कितने मिलेंगे? 1150 रुपये प्रति माह। क्लियर? ये साथ में ही लिख ले ताकि आगे इसको वापस अलग से नहीं लिखवाना पड़ेगा। इसको लिखवाना अलग से क्यों नहीं पड़ मतलब लिखवाना क्यों पड़ रहा था अलग से? क्योंकि वर्तमान में भी संचालित है, तो इसको मैंने साथ में यहीं पे कवर कर लिया है, इसको वापस अलग से नहीं लिखवाएंगे। इसको उतार ले एज इट इज। लिया? 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 अब बात करेंगे आगे की। कितनी योजनाएं हो गई? 3 हो गई। अब चौथी लिखेंगे, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। देखिए, ये योजना जो प्रारंभ होगी वो होगी 21 अगस्त 2024 से। इसका जो विभाग होगा वो विभाग होगा चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग संचालित करेगा इस योजना को। क्लियर? अच्छा, इस योजना का एक पुराना नाम भी था। पुराना नाम क्या था? जब अशोक जी गहलोत की सरकार थी तब इसका नाम था क्या? मुख्यमंत्री, मैंने अभी बताया, वेरी गुड, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना। क्लियर? और ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना जो पहली सरकार जो पिछली सरकार में लागू की गई थी वो की गई थी 6 सितंबर 2022 में। क्लियर? पहले ये बात समझे एक बार, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना वर्तमान सरकार के द्वारा 21 अगस्त 2024 को लागू की गई। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इस योजना को संचालित किया गया और ये योजना पूर्व में एक योजना संचालित थी, उसी का विस्तारित रूप है, बस नाम बदला है, काम वही का वही रहा है, कुछ थोड़ा छोटा मोटा चेंज किया है। क्लियर? तो पूर्व नाम क्या था? मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना, जो 6 सितंबर 2022 में बनाई गई थी, उसी को चेंज करके 21 अगस्त 2024 में क्या नाम रख दिया? क्लियर आ गई क्या बात समझ में? अब इस योजना में होता क्या है? देखो, इस योजना में ये होता है कि अगर कहीं सड़क दुर्घटना हो रही है, जैसे आप कहीं से जा रहे हैं और कहीं सड़क दुर्घटना हो गई, उस सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो गया, उस घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में अगर आप अस्पताल पहुंचा देंगे तो सरकार के द्वारा आपको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब ये गोल्डन आवर्स क्या होते हैं? तो गोल्डन आवर्स का मतलब ये होता है, हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, अर्जेंट में अस्पताल लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर क्या कहता है, सॉरी आप लाने में थोड़ा लेट हो गए। तो अगर आप लाने में लेट नहीं हुए, इसका मतलब आप गोल्डन आवर्स में पहुंच गए। और अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति को लेके गए घायल अवस्था में और डॉक्टर ने ये कह दिया कि सॉरी हम इसे बचा नहीं पाए, तो आपको 10,000 रुपए भी, ये बात ध्यान रखनी है।
बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अरे हाँ या ना? अच्छा, जब इसका नाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना था, तो इसमें दिए कितने जाते थे? 5,000। अब कितने दिए जाते हैं नाम बदलने के बाद? 10,000 दिए। और वो 10,000 व्यक्ति को जीवित अवस्था में पहुंचाएंगे तो ही दिए जाएंगे। क्लियर? जीवित अवस्था में पहुंचाना जरूरी है। जीवित अवस्था का मतलब तो वही हुआ बस। 10,000 नहीं मिलेंगे। मैंने कहा ना, डॉक्टर ने अगर ये कह दिया कि सॉरी नहीं बचा पाए तो? अच्छा, इसमें गवर्नमेंट एक नियम और ये भी कहती है कि आप उस व्यक्ति को घायल अवस्था में पहुंचा दीजिए और अपने नाम का रजिस्ट्रेशन वहां करवा दीजिए, उसके बाद आप जा सकते हैं। देखभाल आपको नहीं करनी है, आपका काम केवल वहां तक पहुंचाने का है, जीवित अवस्था में। क्लियर? तो इस बात को लिखेंगे। इस योजना के अंतर्गत पहले ये लिखें एक बार। अच्छा, योजना तो चिकित्सा विभाग संचालित करता है, पर योजना में तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, उसका बजट चिकित्सा विभाग अपनी जेब से नहीं देगा। वो लिया जाएगा सड़क और परिवहन सुरक्षा विभाग के सड़क सुरक्षा कोष से ये बजट लिया जाएगा। मतलब जो सड़क और परिवहन विभाग होता है ना, वो एक कोष संचालित करता है, एक रिजर्व रखता है जिसमें वो कुछ अमाउंट रखता है। उस रिजर्व का नाम होता है सड़क सुरक्षा कोष। उस सड़क सुरक्षा कोष से ये धन लिया जाएगा। क्लियर? तो लिखें एक बार जल्दी से। देखिए, घबराए नहीं, अभी तो चौथी योजना चल रही है, दिल्ली अभी काफी दूर है, पर पहले सारी बड़ी बड़ी योजनाएं ले लेते हैं, फिर सारी छोटी छोटी बचेगी तो जल्दी हो जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस तो बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हर एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन योजनाओं पे पूछे जाते हैं। ये हाँ जी। निकटतम अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, निकटतम अस्पताल में लेके जाए। अब अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट प्रताप नगर पे हुआ फॉर एग्जाम्पल, और उसको सिटी हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तब तक तो गोल्डन आवर्स निकल जाएंगे तो गीतांजलि हॉस्पिटल ज्यादा पास पड़ेगा, निकटतम हॉस्पिटल में लेंगे। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे। हो गया? ये हो गया सबका क्लियर? इसमें लिखेंगे इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर्स में अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्लियर? इसी आगे ब्रैकेट में एक बात और लिखेंगे, इसी सेंटेंस के आगे लिखेंगे ब्रैकेट में, पहले यह राशि 5,000 थी, पहले यह राशि 5,000 थी, पहले यह राशि 5,000 थी। 2024-25 के बजट में 10,000 की गई। 2024-25 के बजट में 10,000 की गई। क्लियर? इसमें लिखेंगे योजना के लिए बजट
अगली लाइन लिखेंगे, योजना के लिए बजट परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा कोष से दिया जाएगा। योजना के लिए बजट परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के द्वारा संचालित सड़क सुरक्षा कोष से दिया जाएगा। क्लियर हो गया? देखिए, अगली योजना पर बात करेंगे। 5वीं योजना आएगी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य वाउचर। इस योजना को शॉर्ट में कहा जाता है माँ वाउचर योजना। इस योजना का जो प्रारंभ होगा वो होगा 17 सितंबर 2024 में। संचालन चिकित्सा विभाग के द्वारा ही किया जाएगा, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। क्लियर? देखिए, इस योजना में होगा क्या? इस योजना में गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या होगा इस योजना में? जो गर्भवती महिलाएं होगी उन्हें निशुल्क सोनोग्राफी करवाने की सुविधा क्या दी जाएगी? इसके अंतर्गत दी जाएगी। जो गर्भवती महिलाएं होती है वो सोनोग्राफी करवाती, तो सोनोग्राफी की सुविधाएं निशुल्क रूप से प्रदान करने का काम कौन करेगा? सरकार करेगी। किस योजना के तहत? इस योजना के तहत। इसके लिए सरकार क्या करेगी? अधिकृत सोनोग्राफी सेंटरों, मतलब कुछ सोनोग्राफी सेंटर्स को अधिकृत करेगी, मतलब उनकी इस योजना के अंतर्गत उन्हें लेगी और उन सेंटर्स पे गर्भवती महिलाएं क्या करवा पाएगी? निशुल्क सोनोग्राफी करवा पाएगी। क्लियर? अब इसमें जो निशुल्क सोनोग्राफी करवानी है उसके लिए क्या होगा कि उक्त गर्भवती महिला का नाम, नंबर आदि सब रजिस्टर्ड किए जाएंगे और उसके नंबर पर एसएमएस के थ्रू सरकार के द्वारा एक वाउचर भेजा जाएगा, जिसको हम स्कैनर भी कह सकते हैं। क्या भेजा जाएगा? एक स्कैनर या वाउचर भेजा जाएगा और उस वाउचर को महिला के द्वारा अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर पर दिखाया जाएगा और उसको दिखाकर वो वहां पर निशुल्क सोनोग्राफी करवा पाएगी। सरकार जो ये वाउचर भेजेगी एसएमएस के थ्रू, इसकी जो समयावधि रहेगी वो एक बार वाउचर भेजने पर 30 दिन के अंदर ही उसका उपयोग किया जा सकता है। अगर वाउचर भेजने से 30 दिन ऊपर हो गए तो फिर निशुल्क सोनोग्राफी उस वाउचर को दिखा के करवाई नहीं जा सकती। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले राजस्थान के 3 जिलों में आरंभ की गई थी, बारां, भरतपुर और फलोदी में। उसके पश्चात जब यहां पर यह सफल हुई तो इसको संपूर्ण राजस्थान में लागू किया गया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई बता पाएगा क्या? पायलट प्रोजेक्ट का मतलब डेमो भी कह सकते हैं। देखो, सरकार कोई भी योजना बनाती है ना, तो सरकार उस योजना को एक साथ लागू नहीं करती है पूरे राज्य में। पहले क्या करती है? उस योजना के जो नियम कानून जो भी हैं उसको कुछ जिले सेलेक्ट करती है और उन जिलों में उसको पहले संचालित किया जाता है। फिर देखा जाता है कि संचालन से सफलतापूर्वक संचालित हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब जो इस योजना के उद्देश्य थे क्या वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
जब योजना सफल होती दिखती है तभी उसको संपूर्ण राज्य में फिर लागू किया जाता है। तो ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 भरतपुर और फलोदी जिले में क्या की गई थी, लागू की गई थी। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? क्लियर? इसको उतारे एक बार। क्लियर? तो लिखेंगे गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा, निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाना, उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है। क्लियर? अब इसकी प्रक्रिया लिखेंगे, प्रोसेस, ये योजना काम कैसे करेगी, लिखेंगे प्रक्रिया। उद्देश्य लिखा, प्रक्रिया लिखेंगे। इसमें लिखेंगे महिलाओं को उनके मोबाइल नंबर पर, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर, जो नंबर रजिस्टर्ड है, महिलाओं को उनके पंजीकृत, रजिस्टर्ड, पंजीकृत का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्यूआर कोड आधारित, क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर भेजा जाता है। महिलाओं को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर भेजा जाता है, भेजा जाता है, जिसे दिखाकर, जिसे दिखाकर महिलाएं महिलाएं अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर, अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर का मतलब क्या है, जिसे गवर्नमेंट ने अधिकृत किया है, गवर्नमेंट ने बताया है कि इन इन जगह पे जाके आप कर सकते हो, अप्रूव्ड किया है, अधिकृत सोनोग्राफी सेंटर पर निशुल्क सोनोग्राफी जांच करवाई जा सकती है, निशुल्क सोनोग्राफी जांच करवाई जा सकती है। क्लियर? अब वाउचर मिलेगा, तो अगर एक बार वाउचर आया तो उसकी वैधता कितनी रहेगी, 30 दिन। तो एक अगला सेंटेंस लिखेंगे, एक बार वाउचर जारी होने के बाद, एक बार वाउचर जारी होने के बाद उसकी वैधता, एक बार वाउचर जारी होने के बाद, एक बार वाउचर जारी होने के बाद उसकी वैधता 30 दिन रहेगी। क्लियर? अब देखिए, मुख्य रूप से तो योजना कब लागू की गई, 17 सितंबर 2024 में,
पर 8 मार्च 2024 को राजस्थान के 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना संचालित की गई, जहां पर सफल होने के पश्चात इसको संपूर्ण राजस्थान में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। क्लियर? तो इस बात को भी लिखेंगे। पूर्व में यह योजना 8 मार्च 2024 को 8 मार्च पूर्व में यह योजना 8 मार्च 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 3 जिलों 12 भरतपुर व फलोदी में लागू की गई। तथा बाद में संपूर्ण राज्य में लागू हुई। क्लियर है? देखिए, अगली बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना अगली योजना कौन सी आएगी? मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। अगर इसके लागू करने की बात करें तो ये लागू की गई 7 मार्च 2024 को। इसका जो विभाग होगा वो भी चिकित्सा विभाग होगा। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग। इसका पूर्व नाम होगा क्या? मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। जो कब चालू की गई थी? ये चालू की गई थी 1 मई 2022 में। एक बार इसकी बेसिक जानकारी लिखेंगे। क्लियर?
क्लियर? देखिए, इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है? 10 लाख रुपए। क्लियर? बट यहाँ पे 3 कैटेगरी के लोग ही सम्मिलित होंगे। जो इस दुर्घटना में अगर मृत होंगे तो उन्हें यह लाभ दिया जाएगा। अब वो 3 कैटेगरी कौन-कौन सी होगी? एक तो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग, विद्युत विभाग, हम कहें विद्युत कर्मी। क्लियर? दूसरा, आपने एक नियम पढ़ा होगा, आरजीएचएस की योजना पढ़ी है क्या? अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आरजीएचएस योजना। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो जिनके गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा एक आरजीएचएस योजना संचालित की जाती है। उस आरजीएचएस योजना के तहत वो सरकारी व निजी अस्पताल में क्या करवा सकते हैं? मुफ्त इलाज अपना करवा सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ये आरजीएचएस की सुविधा होती है। क्लियर? तो आरजीएचएस परिवार इसमें सम्मिलित होगा, क्योंकि एक आरजीएचएस गवर्नमेंट व्यक्ति जो होता है, उसके साथ उसके आरजीएचएस योजना में उसका परिवार जो उसके ऊपर आश्रित है, वो लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो विद्युत कर्मी, आरजीएचएस परिवार, और इस योजना में जिसने प्रीमियम भरा है और जो इसमें पंजीकृत हैं, वो पंजीकृत परिवार भी क्या होगा? इस योजना का लाभ उठाने में सक्षम होगा। लाभ तो क्या उठाना? मजबूरी में पैसा। क्लियर? अब देखो, अगर किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होती है तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक सदस्य की होगी तो 5 लाख दिए जाएंगे। पूर्ण या अपूर्ण अपंगता अगर आ जाएगी तो 3 लाख दिए जाएंगे, और कोई एक अंग पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाएगा तो 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। जो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जो इस योजना में आते हैं, उन लोगों को। बात समझ में आ गई क्या? ये क्लियर? तो ये उतारें एक बार, पूर्व नाम और इसकी तिथि तक। देखो, कांग्रेस सरकार में नाम ये था, लागू कब की थी? 1 मई 2022 को। बीजेपी सरकार आई 7 मार्च 2024 को, काम वही रखा, बस नाम चेंज करके नए तरीके से इसको लागू किया। क्लियर? इसमें लिखेंगे, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को, दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को 10 लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। दस लाख रुपए तक का आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा। ये तो इसके पात्र लोग होंगे जिनको इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इसको लिखेंगे पात्र। भुगतान में लिखेंगे लिया। बात को लिखेंगे, देखो ये जो भुगतान किया जाएगा वो 30 दिन, दुर्घटना होने से 30 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना जरूरी होगा। इस योजना के अंतर्गत जो ये पात्र लोग हैं उनको इस प्रकार की डिसेबिलिटीज होने पर
ये भुगतान किया जाएगा। इसमें एक बात और लिखेंगे, संचालन, मतलब ये जो बजट दिया जाएगा, बजट कौन देगा? देगा राज्य बीमा और प्रावधायी निधि, इसको कहते हैं SIPF डिपार्टमेंट। स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट को लिख लें एक बार एज इट इज। क्लियर? देखिए, अब एक महत्वपूर्ण योजना पर बात करेंगे जिससे लास्ट ईयर रीट में अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में एक ही योजना से 3 अलग अलग प्रश्न पूछे गए। रीट 2023 में पंजाबी वाले पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया, इंग्लिश वाले पेपर में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया और उर्दू वाले पेपर में भी यहाँ से प्रश्न, एक ही योजना से 3 प्रश्न अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। हम बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पर, इस पे बात करेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। देखिए, आरोग्य योजना ये जो प्रारंभ हुई, वो प्रारंभ हुई कब? 19 फरवरी 2024। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, इसका पूर्व नाम जो था, पूर्व नाम क्या था? पूर्व नाम था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, ये जो लागू की गई थी, ये लागू हुई थी 1 मई 2021 में। तो यही प्रश्न पूछा गया था रीट 2023 के इंग्लिश वाले पेपर में, क्योंकि उस समय नाम यही था, क्योंकि ये तो 2024 में बनी, पेपर 2023 में हुआ। तो उस समय पूछा गया था चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की गई थी, तो 1 मई 2021 को लागू की। इसी का नाम बदलकर सरकार बदली तो नाम बदला, और नाम बदला तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से क्या हो गया, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इसमें दिया जाता है 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस। कितने रुपए का? कैशलेस उपचार के लिए निजी व सरकारी अस्पतालों में। तो बात करेंगे, एक बार इसको लिखें। हाँ 21 है, वो तो नहीं लिखना है, वो ये मत लिखना। हाँ साथ में ये तो मैंने जस्ट बताया है कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है, ये लिखना जरूरी नहीं है। क्लियर? किसने लिख दिया? कोई बात नहीं। क्लियर? हाँ जी, इसमें लिखेंगे एक लाइन। देखो इसमें होता क्या है, पहले इसको समझेंगे। सरकारी अस्पताल हो या सूचीबद्ध निजी अस्पताल हो, वहां पर अगर कोई व्यक्ति इस योजना का पात्र है और वो वहां पे इलाज करवाने जाता है, तो इस योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उसे प्रदान किया जाएगा, जिसमें से मतलब वो 25 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है फ्री में वहां पर। क्लियर? इसमें जो 25 लाख रुपए का भुगतान है वो सरकार दो तरीके से करेगी। 5 लाख रुपए का भुगतान तो बीमा मोड के माध्यम से करेगी, मतलब इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख का तो, और 20 लाख रुपीज जो है वो गवर्नमेंट ट्रस्ट मोड के बेस पे करेगी, मतलब गवर्नमेंट ट्रस्टी बनेगी और 20 लाख रुपए उसके उपचार के लिए दान करेगी। क्लियर आ गई बात समझ में? 5 लाख का तो बीमा देगी और 20 लाख ट्रस्ट मोड पे देगी। यही प्रश्न पूछा गया था रीट 2023 के पंजाबी विषय के पेपर में, कि कितने 25 लाख का जो पेमेंट है वो कितने मोड के आधार पर दिया जाता है। क्लियर? एक बात तो ये ध्यान रखिए, इस बात को लिखेंगे एक बार। लिखेंगे सरकारी व निजी अस्पतालों में, सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सरकारी व सूचीबद्ध सरकारी व सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में योजना के पात्र लाभार्थी को योजना के पात्र लाभार्थी को योजना के पात्र लाभार्थी को कैशलेस उपचार हेतु कैशलेस उपचार हेतु वित्तीय सहयोग देना, वित्तीय सहयोग देना। वित्तीय सहयोग देना। क्लियर? वित्तीय सुविधा देना। फिर अगली बात लिखेंगे, इस योजना के तहत 25 लाख रुपए वित्तीय सुविधा
इस योजना के तहत 25 लाख रुपए वित्तीय सुविधा दो अलग अलग तरीकों से उपलब्ध करवाई जाती है। दो अलग अलग तरीकों से उपलब्ध करवाई जाती है। क्लियर? ये दो तरीके कौन कौन से होंगे? 5 लाख का तो गवर्नमेंट बीमा दे देगी और 20 लाख की गवर्नमेंट खुद क्या बन जाएगी? ट्रस्टी बन जाएगी और 25 लाख रुपए इस प्रकार से इस योजना के पात्र लोगों को दिया जाएगा। अब बात आती है कि अगर हमें इस योजना में पात्र बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी परिवार प्रतिवर्ष 850 रुपए का प्रीमियम प्रदान कर इस योजना में स्वयं को क्या कर सकता है? पंजीकृत कर सकता है। कितने रुपए का? 850 रुपए का प्रतिवर्ष क्या करना है? भुगतान करना है प्रीमियम का, और इस योजना में हम क्या हो सकते हैं? भागीदार हो सकते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था रीट 2023 उर्दू विषय के एग्जाम में कि इस आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार कितने रुपए प्रीमियम का भुगतान किया जाता है? तो 850 रुपए का भुगतान कर इस योजना में भाग लिया या पार्टिसिपेट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिखेंगे इसको कि प्रतिवर्ष रुकिए में लिखेंगे प्रति परिवार प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 850 रुपए, मतलब साल के 850 रुपए प्रीमियम का भुगतान कर लिखा है, भुगतान कर इस योजना के लाभार्थी बना जा सकता है। इस योजना का लाभार्थी बना जा सकता है। इस योजना का लाभार्थी बना जा सकता है। क्लियर? देखिए, अपनी योजनाओं में सरकार ने बालिकाओं को विशेष महत्व दिया है। बालकों के लिए किसी प्रकार की कोई योजना ना तो स्कूल लेवल पे बनाई गई है। स्कूल में आज तक किसी बालक को स्कूटी मिली क्या? गार्गी पुरस्कार मिला क्या? नहीं मिला। ये सब किसको मिलते हैं? हम स्कूल क्यों गए? पीटीआई सर के हाथ से मार खाने, इसीलिए गए हम तो स्कूल। देखिए, सरकार के द्वारा एक योजना बनाई गई 1 अगस्त 2024 को, लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना के का जो संचालन है वो महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा, वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। यह योजना पूर्व सरकार के द्वारा संचालित राजश्री योजना के स्थान पर बनाई गई। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इस योजना में गरीब परिवार में कन्या का जन्म होने पर 1.5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान करने का कार्य किया जाता है। अच्छा, 1.5 लाख रुपए एक साथ नहीं दिए जाते हैं। जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक टोटल कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत।
ये सरकार की योजना है। पहले पूर्व की जो सरकार थी उसके द्वारा इसे राजश्री योजना के नाम से संचालित किया गया था। सरकार चेंज हुई, इस योजना का नाम भी चेंज हुआ। हर 5 साल में जो हमारे पंचायत कार्यालय होता है ना, तो नाम चेंज होता है। अटल सेवा केंद्र, गांधी सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र, गांधी सेवा केंद्र, होता है कि नहीं होता है? तो सरकार बदलती है तो नाम बदलते हैं। क्लियर? तो इसमें लिखेंगे अगला 8वीं योजना लिखेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना। ये योजना राज्य सरकार के द्वारा लागू की गई कब? 1 अगस्त 2024। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पूर्व में संचालित राजश्री योजना स्थान पर राजश्री योजना के स्थान पर भाई सिर पे हाथ देके क्यों बैठे? फंस गए? क्यों लग रहा कहाँ फंस गया मैं आज? क्लियर? देखिए इसमें होता क्या है, गरीब परिवार में बालिका के जन्म पर 1.5 लाख रुपीस का एक संकल्प बॉन्ड प्रदान किया जाता है, जिसके आधार पर जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक उस बालिका को 7 किस्तों में राज्य सरकार के द्वारा 1.5 लाख रुपए का भुगतान या वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। क्लियर? तो इस बात को लिखेंगे, तो लिखेंगे कि इस योजना के तहत इस योजना के तहत गरीब परिवारों में गरीब परिवारों की बालिकाओं को गरीब परिवारों की बालिकाओं को गरीब परिवारों की बालिकाओं को जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत या संकल्प बॉन्ड जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत या संकल्प बॉन्ड प्रदान किया जाता है। बॉन्ड प्रदान किया जाता है। प्रदान किया जाता है जिसके तहत उस बालिका को जिसके तहत उस बालिका को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक
ये किस्तों की संख्या ध्यान रखिएगा, 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। क्लियर? क्लियर हो गया ये? दो छोटी छोटी योजनाएं और हैं, लिखेंगे 10 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे आज। एक लिखेंगे कर्म भूमि से मात्र भूमि की ओर। मात्र भूमि की ओर। देखिए, इस योजना को भूजल विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, संचालित किया जाता है। 15 जनवरी 2025 को सरकार के द्वारा यह अभियान की ओर, अभियान पूरा लिखें इसको, मातृभूमि की ओर अभियान, एक अभियान के रूप में यह योजना संचालित की जाती है भूजल विभाग के द्वारा 15 जनवरी 2025 को। क्लियर? 15 जनवरी 2025 को ये योजना, ये अभियान बनाया गया। इसका जो मुख्य काम था वो था भूजल का जो पुनर्ग्रहण संरचनाएं होती है, जैसे कुएं हो गए, तालाब हो गए, जहां पर जल को क्या करके रखा जाता है, संरक्षित करके रखा जाता है, उनका क्या करना, विकास करना, उन संरचनाओं का संरक्षण करना, इस कार्यक्रम का, इस योजना का, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था। केंद्र सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, कैच द रेन क्या चलाया गया था, कैच द रेन अभियान। उस अभियान से प्रेरित होकर राजस्थान सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। वर्तमान में राजस्थान के 6 जिलों में इस अभियान को चलाया जा रहा है, सिरोही, पाली, जोधपुर, झुंझुनू, भीलवाड़ा और जयपुर। 6 जिलों में यह अभियान संचालित है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूजल का संरक्षण करना और संवर्धन करना, मतलब उसको शुद्ध बनाए रखने का प्रयास करना। क्लियर? तो इसको लिखेंगे कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान। कर्म भूमि से मातृभूमि की ओर अभियान। क्लियर? इसमें लिखेंगे दिनांक, लिखेंगे प्रारंभ 15 जनवरी 15 जनवरी 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025। विभाग लिखेंगे भूजल विभाग। यह एक कार्यक्रम के रूप में चल, इसके अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया, तो क्या कहा गया, भूजल संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम। केंद्र सरकार की एक योजना है कैच द रेन, मतलब जो वर्षा का जल है उसको क्या करना, संरक्षित करना, संगठित करके संरक्षित करने का कार्य करना। 6 जिलों में संचालित है वर्तमान में। तो 6 जिले कौन कौन से हैं, उसमें है जयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, पाली, सिरोही। एक बार यहीं तक लिखेंगे, कार्यक्रम तक, भूजल संरक्षण व संवर्धन कार्यक्रम, यहां तक लिखेंगे ओनली। ये दोनों बातें नहीं लिखेंगे, ये मैं अलग से लिखेंगे। क्लियर? क्लियर?
यहां तक लिखेंगे केवल इसको। क्लियर? इसमें लिखेंगे अब, यह अभियान केंद्र सरकार के, यह अभियान केंद्र सरकार के कैच द रेन कार्यक्रम से प्रेरित है। कैच द रेन के सामने लिखा है कैच द रेन। यह अभियान केंद्र सरकार के कैच द रेन कार्यक्रम से प्रेरित है। कैच द रेन कार्यक्रम से प्रेरित है। क्लियर? उद्देश्य लिखेंगे इसका, उद्देश्य लिखेंगे जल पुनर्भरण संरचनाओं का विकास। संरचनाओं का संरचनाओं का विकास। क्लियर? पुनर्भरण, जल पुनर्भरण संरचनाओं का विकास। क्लियर? वर्तमान में राजस्थान के 6 जिलों में संचालित है, तो लिखेंगे वर्तमान में 6 जिलों, वर्तमान में 6 जिलों जयपुर, भिलवाड़ा, झुंझुनू, पाली, सिरोही व जोधपुर में संचालित। क्लियर? हो गए? आज की लास्ट योजना पर बात करेंगे। राजस्थान में विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 29 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का आरंभ करवाया गया। कोटा से इस योजना का आरंभ हुआ। इसमें जो नोडल विभाग था वो था स्कूली शिक्षा विभाग या विद्यालय विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग हम कह सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो 2 उद्देश्य रखे गए वो ये रखे गए कि जो नवीन शिक्षा नीति बनी है उस नवीन शिक्षा नीति को विद्यालयों में जल्दी से जल्दी लागू करने का प्रयास करना, साथ ही विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो गतिविधियां हैं, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना। क्लियर? पूर्व में जो पहले की सरकार थी उसके द्वारा एक अभियान इसी प्रकार का चलाया गया था, विद्यालय में बढ़ते शिक्षा के कदम, उसके स्थान पर यह योजना, यह अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम भी चलाया गया, प्रखर राजस्थान 2.0, जो विद्यालय में बच्चों के पठन कौशल मतलब पढ़ना, पठन कौशल के विकास हेतु संचालित किया गया था। ये एक लास्ट बात आज की और करेंगे, फिर कल बात करेंगे। लिखेंगे इसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। उनतीस मार्च 2025 को आरंभ हुआ। कहां से? कोटा से।
विभाग जो होगा विद्यालय शिक्षा विभाग उद्देश्य। क्लियर? देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो चलाया गया 29 मार्च 2025 को कोटा से इसका आरंभ किया गया। विद्यालय शिक्षा विभाग इसका नोडल विभाग है। उद्देश्य क्या है कि नवीन शिक्षा नीति के जो भी कार्यक्रम हैं उनका क्रियान्वयन जो विद्यालयों में धीरे धीरे किया जा रहा है उसको गति देना, और विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जो विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती है उन गतिविधियों का संचालन करना इस अभियान का उद्देश्य था। क्लियर? और पूर्व सरकार के द्वारा जो एक कार्यक्रम संचालित किया जाता था, कौन सा, स्कूल में बढ़ते शिक्षा के कदम, उसके स्थान पर नाम बदलकर अब क्या हो गया है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। क्लियर? और इसी अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया प्रखर राजस्थान 2.0 जो बालकों और बालिकाओं में पठन कौशल के विकास हेतु चलाया गया, मतलब कॉपी किताब में जो लिखा है उसको व्यवस्थित रूप से पढ़ सके। क्लियर? इसको उतार लेंगे।